आज हम गयासुद्दीन तुगलक पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पहले उसमें पढ़ा था कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस तरह से अपनी प्रशासनिक नीतियों में सुधार किया। उन प्रशासनिक सुधारों के अलावा गयासुद्दीन तुगलक ने और भी प्रशासन कहिए या गृह नीति में और भी सुधार किए। जैसे उसने सेना में उसने पर्याप्त सुधार किए। सेना का वेतन जो था उसने वो निर्धारित किया और करीब करीब अलाउद्दीन खिलजी की जो सैनिक नीति थी उसको अपनाया। इसके अलावा उसने सेना को जो अग्रिम वेतन दिया गया था बहुत सारा, उसके अंतर्गत उसने कहा कि सेना के पास सिर्फ 1 साल का अग्रिम वेतन रहना चाहिए, बाकी का जो वेतन है वो उनका वापस ले लेना चाहिए। वे सैनिक जो डरपोक थे, विद्रोही थे, उसकी उसने सेना से छुट्टी करी। अलाउद्दीन खिलजी की दाग प्रथा जो है उसको उसने कड़ाई से लागू किया। हुलिया प्रथा को उसने कड़ाई से लागू किया और कुल मिलाकर उसने अपने छोटे से कार्यकाल में सेना को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। इसके अलावा उसने आवागमन को सुचारू रूप देने के लिए यातायात के साधनों की तरफ ध्यान दिया, नए मार्ग बनवाए, पुलों का निर्माण किया, डाक व्यवस्था जो थी उसमें उसने सुधार किए, डाक चौकियाँ बनवाई। और कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के समय में हर 4-5 मील पर एक डाक चौकी होती थी। गयासुद्दीन ने उलेमाओं, साहित्यकारों, विद्वानों को आश्रय दिया। जैसे अमीर खुसरो समय का एक मेन जो है वो इतिहासकार था, उसके लिए उसने 1000 वार्षिक टका की पेंशन व्यवस्था की ताकि वो वृद्धावस्था में परेशान ना हो। जनता को धर्मानुसार आचरण करवाने के लिए उसने महोत्सवों की नियुक्ति की और उनका काम ये था कि महोत्सवों को एक तरह से ये देखना था कि जनता जो है वो इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग आचरण कर रही है नहीं। और इसके लिए इसने, क्योंकि आप देखिए इस्लाम धर्म में संगीत को महत्व नहीं दिया गया, इसलिए उसने संगीत को, मद्यपान को, इनको अहमियत नहीं दी। इन प्रशासनिक सुधारों के अलावा गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने साम्राज्य विस्तार में भी एक तरह से वो साम्राज्य विस्तार पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में स्थापित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के अयोग्य शासकों के कारण मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रांत जो हैं उन्होंने अपने आप को एक तरह से स्वतंत्रता की ओर बढ़ा दिया था। तो यहाँ गयासुद्दीन तुगलक ने वो प्रांत जिन्होंने स्वतंत्रता को अपना लिया था उनको पुनः अपने अधीन करना अपना दायित्व समझा था और इसके लिए उसने प्रयास किए। जब हम इस दिशा में देखते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक का पहला जो आक्रमण होता है वो वारंगल का होता है। वारंगल में इस समय रुद्र प्रताप का शासन था, रुद्र प्रताप सेन का, और उन्होंने एक तरह से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उन्हें परास्त करने के लिए इसने उलुग खां जो कि जूना खां था, इनका पुत्र था, उसको युवराज घोषित कर रखा था, उसको भेजा। उसने घेराबंदी की, रुद्रसेन को बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। रुद्रसेन के दिल्ली के जो संपर्क थे उनको तोड़ दिया। लेकिन उस समय में क्या था, अफवाहें बहुत फैल रही थी, नित नई, और एक अफवाह ये भी फैली कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो मर गया। तो क्योंकि वो युवराज था और वो हर हाल में सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वापस दिल्ली आ गया। तो पहला जो उसका आक्रमण होता है वो एक तरह से असफल होता है और वो निर्णयित नहीं रहता। लेकिन 1323 में दोबारा जूना खां के नेतृत्व में, उलुग खां के नेतृत्व में दोबारा चढ़ाई होती है और इस समय वो घेरा डालता है, उसका एक तरह से दिल्ली से संपर्क ख़त्म करता है और रुद्रसेन को परास्त करके वहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक
के साम्राज्य की स्थापना होती है और उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया जाता है। जब वो वापस लौट रहा था वारंगल से, तो रास्ते में वो उड़ीसा के मार्ग को चुनता और वहाँ पर उड़ीसा में वो उत्कल, जो कि जाजनगर जगह थी, वहाँ पर एक तरह से घेरा डालता है और राजा को संधि के लिए मजबूर करता है। और इसके फलस्वरूप कहा जाता है कि उसे बहुत बड़ी मात्रा में धन और हाथी जो हैं वो हाथ लगे थे। तीसरा जो इसका आक्रमण माना जाता है वो मंगोलों के विरुद्ध माना जाता है। जब युवराज दक्षिण आक्रमण पर था, उस समय में मंगोल जो है उन्होंने उत्तरी पश्चिमी सीमा में एक तरह से विद्रोह कर दिया था और यहाँ इसने जफ़र खां को भेजा और जफ़र खां ने मंगोल जो थे उनको परास्त करके उत्तर पश्चिमी सीमा को एक तरह से सुरक्षित किया। बंगाल विद्रोह में इसकी क्या भूमिका रही? आप देखिए, बंगाल जो है वो एक तरह से अपने आप में एक तरह से स्वतंत्र था और वहाँ पे उत्तराधिकार का संघर्ष जो है वो चल रहा था। 3 भाई थे, गयासुद्दीन, शिहाबुद्दीन और नसरुद्दीन। गयासुद्दीन ज्येष्ठ था और ये उसके छोटे भाई थे, तो इनके बीच में संघर्ष था। गयासुद्दीन जो है वो सफल हो जाता है, उसे गद्दी प्राप्त कर लेता है, तो नसरुद्दीन जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के पास आता है कि आप मेरी सहायता करिए और मुझे वहाँ का शासक बनाने में मेरी मदद कीजिए। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो भी अपना एक तरह से हस्तक्षेप जो है वो बढ़ाना चाहता था। उसने उसकी मदद करी। तिरहुत नामक स्थान पर लड़ाई लड़ी गई और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो विजित हुआ। नसरुद्दीन जो है उसको शासक बनाया गया और शासक नसरुद्दीन बनाया गया था, लेकिन एक तरह से अधिकार किसका स्थापित हो गया था? गयासुद्दीन तुगलक का। तो कुल मिलाकर गयासुद्दीन तुगलक का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक जो है उदार था, प्रशासनिक एक तरह से प्रशासक कह लीजिए, अच्छा प्रशासक था। साम्राज्य को पुनः उसने अपनी स्थिति में प्राप्त किया था। तो कुल हिंदुओं के प्रति उसने असहिष्णुता की नीति को नहीं अपनाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक एक सफल शासक था। छोटे से कार्यकाल में उसने कई उपलब्धियां हासिल की थी।